हेलो दोस्तों, मेरा नाम मधु है। मेरे 4 बच्चे हैं। बड़ी दोनों बेटियां और एक बेटा बहुत ही खूबसूरत हैं। लेकिन जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई तो बहुत ही काली और बदसूरत थी। इससे पहले मेरी दोनों बेटियां थीं, वह बहुत ही सुंदर थीं, गोरी चमकती रंगत थी। तीनों ही बच्चों को देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। उन्हें गोद में उठाने के लिए मन मचल उठाता था। लेकिन मेरी सबसे छोटी बेटी को देखकर तो मेरा दिल ही जल गया था। मेरा तो दिल उसे गोद में उठाने या उसे बुलाने को भी नहीं चाहता था। उसकी परवरिश भी मैंने एक नौकरानी से करवाई थी। एक बार जब मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी, तब वह सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मेरे सारे बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए थे। वह अकेली ही काफी देर तक रोती रही। जब रो रो कर थक गई तो खुद ही उठकर खड़ी हुई और आंसू पोंछती हुई अंदर कमरे में चली गई। मैं यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। मेरे दिल में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि यह भी तो मेरी बच्ची है, इसे भी तो मैंने ही जन्म दिया है। मैं कुछ तो इसका ख्याल करूं। बल्कि मैं तो एक मां होते हुए भी ऐसे अनजान बनी रही कि जरा भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। समय गुजरता गया। मेरे सारे बच्चे जवान हो गए। मेरे दोनों बेटियां इतनी खूबसूरत हैं कि कम उम्र में ही उनके रिश्ते आने शुरू हो गए थे। और फिर एक एक करके दोनों की शादी हो गई। सिवाय मेरी बदसूरत बेटी के और मेरे एक बेटे के, मेरी दोनों बेटियां अपने अपने घरों में राज कर रही थीं। लेकिन अब मुझे अपनी छोटी बेटी नेहा की फिक्र थी, जो मुझे दिन रात अंदर ही चिंता दीमक की तरह खा रही थी। कई बार मैंने उसके पापा से बात की कि आप कोशिश करें अपने जानने वालों में, अपने यार दोस्तों में कहीं इसका रिश्ता हो जाए। तो वह मेरी तरफ दया भरी नजरों से देखते और कहते, बस तुम प्रार्थना करो। मैं उनसे ज्यादा बहस नहीं करती, क्योंकि मैं जानती थी कि आजकल लोगों की पसंद बहुत हाई फाई हो गई है। उन्हें बस गोरी चिट्टी लड़की ही चाहिए होती है। एक दिन मेरे मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई और कहने लगी कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अगर तुम लोग करना चाहो तो मैं उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगी। लेकिन लड़का जो है वह अपाहिज है, लेकिन उसका बाप अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। लड़के को पैसा कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं कल ही उन लोगों को यहां बुला लेती हूं। मैं भला क्यों इनकार करती। मैंने उस रिश्ते करवाने वाली से कहा, ठीक है बुला लो। अगले ही दिन वो लोग हमारे घर आ गए। लड़का भी साथ था। वह बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम लड़का था। बस एक कमी थी कि एक टांग से अपाहिज था। हमें तो लड़का बहुत ही पसंद आया, लेकिन दिल में वही डर था कि कहीं यह भी और रिश्तों की तरह इनकार करके न चले जाएं। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही मेरी बेटी उन लोगों के सामने आई तो वह गुस्से से एकदम उठ खड़े हुए। लड़का अपनी बैसाखियों के सहारे उठ खड़ा हुआ और बोला, क्या मेरे लिए आप लोगों के पास यही बदसूरत लड़की रह गई थी? हम सब बड़े ही परेशान हुए कि अगर एक लंगड़ा इंसान ने भी यह जुल्म किया है तो बाकी क्या करेंगे। इन्हीं सोचों से मेरा बीपी बढ़ना शुरू हो गया और मैं बीपी की मरीज बनकर रह गई। मेरे पति तो कहते कि अगर शादी नहीं भी होगी तो क्या समस्या है। कुछ लड़कियां तो खुद ही शादी नहीं करती, तो क्या उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। मैं अपने पति को बस देखती रह जाती। वह अखबार पढ़ने में इतना बिजी हो जाते थे कि मैं उनसे दोबारा बात ही नहीं करती थी। मेरी बदसूरत बेटी नेहा, जिससे मैं बहुत ही नफरत करती थी, वह मेरे पास आई और कहने लगी कि मम्मी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरी दोनों बेटियों ने बस 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी, लेकिन इसने तो बीए भी कर लिया था। लेकिन अब फिर से अपने बाप के सामने खड़ी थी कि मुझे आगे पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। लेकिन मैंने पूरी तरह से मना कर दिया था, तो वह मायूसी में सर झुकाए अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ आजकल मेरे बेटे राहुल पर अमेरिका जाने का भूत चढ़ा हुआ था। वह किसी भी तरह बस अमेरिका जाना चाहता था। एक दिन अपने पापा से कहने लगा कि मुझे अमेरिका हर हाल में जाना है, यहाँ कुछ भी नहीं है। राहुल अपनी दादी का बेहद लाडला था, इसलिए दादी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे 1 ही मिनट में अनुमति दे दी थी। तब मैंने खूब शोर मचाया था, लेकिन मेरे शोर मचाने से क्या होता है। उसने जल्दी से सारी तैयारियां की और फिर मेरा प्यारा बेटा राहुल 1 हफ्ते के अंदर ही अमेरिका चला गया। मैं उसकी जुदाई में बहुत ही बीमार रहने लगी थी। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। तब नेहा ने मेरी बहुत ही सेवा की थी, लेकिन मैंने उसे मुंह नहीं लगाया था। कुछ दिनों में मेरी तबीयत कुछ सही हुई तो रिश्ते करने वाली एक बार फिर मेरे पीछे पड़ गई, क्योंकि जब से राहुल अमेरिका गया था
हमारे घर में दौलत की बारिश हो गई थी। उस रिश्ते वाली के सामने मैंने हाथ जोड़ दिए और कहा कि नेहा की शादी कहीं भी करवा दो, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। वह मुझे तसल्लियां देते हुए चली गई। कुछ ही देर बाद मेरी सास भी अपने कमरे से बाहर निकल आई और मुझे तसल्लियां देने लगी। मैंने उनसे कहा कि अम्मा, आप ही कोई तरकीब बताएं जिससे कि मैं नेहा से जान छुड़ा सकूं। मेरी सास ने एकदम मुझसे कहा कि बहू, इतनी नफरत ठीक नहीं होती। मैंने अपनी सास की आंखों में बहुत ही उदासी देखी तो मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है, आप एकदम से इतनी ज्यादा उदास क्यों हो जाती हैं? लेकिन वह मेरी बात का जवाब दिए बिना ही आगे की तरफ बढ़ गई। बस इतना कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मेरा दिल बड़े ही जोरों से धड़क उठा था। भला ऐसा भी क्या बुरा होने वाला है? मेरे कई बार पूछने पर भी वह कुछ भी नहीं बताती, बस खामोशी का चोला पहने कई दिन तक कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। मैं अक्सर एक बात नोट करती कि मेरी सास जब भी कमरे में जाती तो वह एक संदूक खोलकर बैठ जाती थी और फिर दरवाजे की कुंडी लगा लेती, फिर आसपास देखती और उस संदूक को धीरे धीरे खोलते हुए उसमें से एक बड़ा सा पैकेट निकालती है और फिर उसको चूमना शुरू कर देती। मैंने कई बार देखने की कोशिश भी की और अपने पति से भी पूछा तो वो मुझे टाल देते, कोई और ही बात लेकर बैठ जाते। मेरी 2 बड़ी नंदे भी थीं जो कि दूसरे शहरों में रहती थीं। वह काफी दिनों में चक्कर लगाया करती थी। इस बार जब मेरी सास की हालत खराब थी तो मैंने अपने पति को कहकर अपनी नंदों को अपने यहां बुलवा लिया। जिस रात दोनों नंद मेरे घर आई, मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हुई, उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर वह हमें रोता छोड़कर इस दुनिया से चले गए। यह सब कुछ इस कदर अचानक हुआ कि मैं तो काफी दिनों तक इस सदमे से बाहर ही नहीं निकली थी। मरने से ठीक पहले उन्होंने अपनी मां से कहा था कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने भी उसे आज तक सुख देने की कोई कोशिश नहीं की। मुझे उनकी इस बात की कुछ समझ नहीं आई थी। आखिर वह किसे सुख देने की बात कर रहे थे? मेरी दोनों नंदे हर वक्त अम्मा के पास ही बैठी रहती। जब मेरी सास की तबीयत खराब हुई तो मेरी दोनों नंदों ने अपनी अम्मा को एक ही बात कहती कि आपने एक बार फिर से अतीत को गले लगा लिया है, इसीलिए तो आपकी तबीयत इतनी खराब हो रही है। मेरी सास ने अपने बेटे की मौत का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया था, लेकिन उनका वह संदूक उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी पूंजी थी। मैं कभी कभी सोचती और परेशान हो जाती कि आखिर ऐसा क्या राज है जो मुझे नहीं पता है। मेरे पति किसको सुख देने की बात कर रहे थे और मेरी सास का अतीत क्या है? अतीत में ऐसा क्या हुआ था? मैं बहुत सोचती रहती इस बात को लेकर, लेकिन मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता था। मेरे पति को मरे काफी समय हो गया था, लेकिन मेरी नंदे अब भी मेरे घर पर ही थीं और मैं भी सोच रही थी कि अभी मेरी नंदों की मौजूदगी में ही नेहा के फर्ज से आजाद हो जाऊं। जिस रिश्ते वाली से मैंने यह बात की हुई थी, उसने आज शाम को आने के लिए कहा था। जैसे ही वह घर में आई तो कहने लगी, दीदी ऐसा रिश्ता लाए हूं कि आप भी दंग रह जाएंगी। मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, सब कुछ मेरी बड़ी ननद ने ही तय किया। कहने लगी कि वह लोग कल आएंगे और आपको फिर बताएंगे, और फिर मैंने कुछ अच्छे खाने बना लिए। लड़का बहुत ही हैंडसम और दौलतमंद था। मैंने रिश्ते कराने वाली से कहा कि तुम किसका रिश्ता ले आई हो, तो वह कहने लगी कि दीदी ना जाने लोग क्यों इतने जिद पर अड़े हुए थे कि हमें आज ही इसी जगह पर लेकर चलो। लड़के की मां नहीं आई क्योंकि वह बीमार रहती हैं। एक लड़का आया और उसके साथ उसकी एक बुआ आई थी। जैसे ही मेरी बदसूरत बेटी नेहा उनके सामने गई तो लड़के ने उठकर उसका स्वागत किया और उसे एक ही नजर में पसंद कर लिया। मैं तो एकदम हैरान रह गई थी। खैर, हम लोग भी उनके घर गए। मेरी बेटी की होने वाली सास मेरे सामने आई कुछ ही देर के लिए, और वह भी पूरी तरह खुद को छुपाकर कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खुद को छुपाकर रखा हुआ है कि कहीं मेरी बीमारी किसी और को ना लग जाए। हम लोग बहुत ही हैरान हो रहे थे कि इस कदर अमीर घर में मेरी बेटी जा रही है। लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी थी, इसलिए 1 महीने के अंदर ही मैंने उसकी शादी कर दी। मेरी काली कलूटी और बदसूरत बेटी के लिए ऐसा रिश्ता भगवान की बहुत बड़ी कृपा से कम नहीं था। हमने उसकी शादी की और फिर कभी भी पलटकर उसकी खबर नहीं ली। अब तो मुझे बस अपने बेटे की शादी करनी थी, जैसा कि हर माँ की इच्छा होती है कि वह जल्दी से जल्द अपने बेटे की शादी करें और पोते को अपनी गोद में खिलाए। लेकिन मेरा बेटा तो घर आता ही नहीं था। मैंने जब राहुल को जज्बाती ब्लैकमेल करना शुरू किया तो वह कहने लगा कि अगर किसी ने मुझे ज्यादा तंग किया
तो फिर वह हमेशा हमेशा के लिए सबकी जिंदगियों से चला जाएगा। आखिरकार मुझे हथियार डालने पड़े। अब मेरे घर में गहरा सन्नाटा था। मेरी सास अपने कमरे में रहती थी और मैं पूरे घर में इधर से उधर घूमती रहती थी। मेरी बड़ी बेटी अपने पति और बच्चों के साथ अमेरिका जा रही थी। अभी उसकी फ्लाइट में कुछ समय था कि वह मुझसे कहने लगी कि मैंने सामने सड़क पर एक आदमी को चलते हुए देखा है, वो हूबहू राहुल जैसा था। पहले तो मैं यही समझी कि कोई और होगा, लेकिन जब मेरे बच्चे मामा मामा कहकर पुकारने लगे तो फिर मैंने भी ध्यान दिया। वह सच में राहुल ही था। लेकिन यह कैसे मुमकिन था, क्योंकि राहुल तो अमेरिका में है। जैसे ही मैंने यह सब सुना तो मैं उलझन का शिकार हो गई और फौरन अपनी सास को बताया। वह कहने लगे कि उसका वहम होगा। मेरी बेटी कहने लगी कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने खुद राहुल को एक लड़की के साथ देखा था और सबसे बड़ी बात, उस लड़की ने छोटे से बच्चे को भी उठाया हुआ था। ये सब सुनकर मेरा दामाद हंसने लगा और कहने लगा, अमेरिका जाने की खुशी में तुम्हें हर तरफ अपना भाई नजर आ रहा है। उसी बात पर हंसते हुए आगे की तरफ निकल गए। मेरी बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ अमेरिका में पहुंच गए। एक होटल में कमरा बुक कराया था। मेरे दामाद ने राहुल को फोन किया तो उसने बताया कि मैं अभी ऑफिस में हूं, कुछ ही देर में वापस आकर आपसे मिलता हूं। अब मेरी बेटी को भी कुछ सुकून हो चुका था कि उसका भाई यही अमेरिका में है। लेकिन शाम को मेरी बेटी का फिर फोन आया। वह कहने लगी कि जब राहुल हमें मिला तो मैंने उसे बड़े गौर से देखा, तब मैं एकदम से उछल पड़ी। उसने वही सूट पहन रखा था जो कि इंडिया में पहना हुआ था। मैंने उसे समझाया कि तुम एंजॉय करने गई हो, वह करो, ज्यादा इधर उधर अपना दिमाग मत लगाओ। मेरा बेटा अगर अमेरिका में है तो वह तुम्हें इंडिया में कैसे दिख गया। वह बेचारी मेरी ये बातें सुनकर हैरान तो बहुत हुई, लेकिन जब मैंने गौर किया तो महसूस हुआ कि सच में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पर मैंने अपने दिमाग से सारी बातें निकाली और कहा कि मेरा बेटा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और फिर यह कैसे मुमकिन है कि अभी वह इंडिया में था तो फिर इतनी जल्दी से अमेरिका कैसे पहुंच गया। फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी बेटी का फिर कॉल आया। कहने लगी कि मम्मी, मैंने आज ही राहुल को एक लड़की के साथ देखा था। वह दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे, लेकिन मम्मी, उनके साथ जो लड़की थी वह बहुत ही बदसूरत थी और भाई उसके साथ इस कदर खुश थे कि जैसे उनकी पत्नी हो। मैं बोली, क्या कह रही हो, जानती हो क्या, अमेरिका का कितना खुला माहौल है, वहां पर लड़के लड़की का मेल मिलाप कोई बुरी बात नहीं समझी जाती। अब तुम भी ऐसी ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल दो और मुझे भी सुकून से रहने दो। मेरी इस बात का सच में उस पर बहुत गहरा असर हुआ था। काफी दिनों तक मुझे फिर कोई ऐसी कॉल उसने नहीं की थी। इधर मैं भी भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन एक बात हमेशा ही मुझे तंग करती थी कि राहुल शादी के नाम से इतना चीढ़ता क्यों है कि कहीं कोई उसने सच में लड़की पसंद तो नहीं कर ली है। एक दिन यही सब बातें करने के लिए मैं अपनी सास के कमरे में गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होने लगी, मेरे कदम वहीं पर थम गए थे। मेरे सास किसी से फोन पर बातें कर रही थी। तुम वापस आ जाओ, बस एक बार मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। 45 साल बीत गए हैं, तुम्हारी सूरत को देखे हुए सिर्फ एक बार मुझसे आकर मिल जाओ, बस एक बार। और मेरी सास की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वह बार बार रुमाल से अपनी आंखें साफ कर रही थी। यह सब देखकर मैं हैरान रह गई। आखिर वह किसे बुला रही थी। मुझसे अब और ज्यादा सहन नहीं हुआ और मैं जल्दी से कमरे के अंदर गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो फोन को एक तरफ रख दिया और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? मैंने अचानक ही पूछा तो कहने लगी कि बस राहुल की याद आ रही है, कब से गया हुआ है और पलटकर भी नहीं देखा उसे। परवाह ही नहीं है कि उसकी दादी किस कदर उदास रहती हैं उसके बिना। अम्मा जी, मैं भी तो यही बात करने आई थी। आप ही राहुल को वापस बुलाएं और उसे समझाएं अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी सास कहने लगी, हाँ, मैं उसे मनाऊंगी, वह जल्दी ही वापस आए। उसी शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक पागल सा लड़का खड़ा हुआ था और मुझे देखकर बोला, तुम तो मजे की जिंदगी बसर कर रही हो और बहुत खुश हो, अपनी बदसूरत बेटी को एक ऊंचे घराने और बेहद खूबसूरत लड़के के साथ शादी कर दी है, तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? अरे, जाकर अपनी बेटी की खबर लो कि वह किन हालातों से गुजर रही है।
अगर तूने अभी उसकी खबर ना ली तो भगवान तेरे ऊपर कहर बरसाएगा, तू सारी जिंदगी माफी मांगती रहेगी, मगर तुझे माफी नहीं मिलेगी। मैं यह सब सुनकर हैरान हो गई कि पागल लड़का मेरी बेटी के ससुराल वालों को कैसे जानता है। मैंने उसे जवाब देने के लिए अभी कुछ सोचा ही था कि वह एकदम से चला गया। मैं परेशान हो गई थी। पता नहीं नेहा किस हाल में होगी। मैं भी तो उसकी शादी करने में बड़ी जल्दी की थी। मैं फौरन अपनी सास के कमरे में जाने लगी, लेकिन दरवाजा में अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैं दूसरी तरफ से गई और खिड़की में से अंदर झांका तो यह देखकर हैरान रह गई कि मेरी सास संदूक निकले बैठी हुई थी और उनमें से कुछ कपड़े निकालकर बार बार देख रही थीं, और फिर उन्हें आंखों से लगाती उन कपड़ों के साथ एक तस्वीर भी थी जिसे वह बार बार चूम रही थी और उस तस्वीर से बार बार माफी मांग रही थी। उनका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। यह मेरी सास किसको याद करके इतना ज्यादा रो रही थी? मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई और पूरी रात जागते हुए आंखों में गुजार दी एक तरफ मेरी सास और दूसरी तरफ सारी जिंदगी बेटी पर किए जाने वाले जुल्मों सितम की वजह से भगवान का डर मेरे दिमाग पर सवार हो गया था। मुझे अच्छे से पूरी रात नींद नहीं आई थी। आज यह सारी बातें बड़ी ही बेचैनी से मुझे सता रही थीं। मैंने सुबह होते ही सोच लिया था कि आज नेहा के पास जरूर जाऊंगी। मैं अम्मा को कहा कि आप भी साथ चले। अचानक मेरी दोनों बड़ी बेटियां घर में दाखिल हुईं। मेरी अमेरिका वाली बेटी भी वापस आ चुकी थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि यह क्यों आई है, क्योंकि घर में तो कोई ऐसा फंक्शन भी नहीं था। वह दोनों मेरे पास आई। बड़ी बेटी जो कि अमेरिका गई हुई थी, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही थी और फिर कुछ देर बाद कहने लगी कि मम्मी, राहुल ने अमेरिका में शादी कर ली है, उसने हम सबसे ये बात छुपाई है। मैं हैरानी से उसका चेहरा देख रही थी। बहुत देर बाद बोली कि बेटा, तुम अपने भाई पर यह इल्जाम क्यों लगा रही हो? अभी कल ही रात को तो मेरी उससे बात हुई है और वह कह रहा है कि जल्दी ही इंडिया हमेशा के लिए वापस आ रहा है। मेरी बेटी मेरे मुंह की तरफ देखती जा रही थी और फिर अपना सर पकड़कर बैठ गई। कहने लगी, मम्मी, आप माने या ना माने, लेकिन मैं कह रही हूं कि उसने शादी कर रखी है। मैंने अपनी बेटी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि आज तो मुझे नेहा के घर जाना है, बहुत जरूरी काम है, तुमसे वापस आकर बात करती हूं। मैं और मेरी सास गाड़ी में बैठे अम्मा हमेशा की तरह आज बिल्कुल भी नहीं बोल रही थीं, बल्कि पूरा रास्ता में खामोश रही। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद हम लोग नेहा के घर के सामने पहुंच चुके थे। अम्मा जी पहली बार पोती की ससुराल में आई हुई थीं। ऐसी शानो शौकत वाला बंगला हमारे पूरे खानदान में किसी का भी नहीं था। हम दोनों को नौकर ने बताया कि घर में इस समय सिर्फ छोटी मालकिन है, बाकी लोग कुछ देर के बाद आएंगे। मैंने कहा कि हम इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो अम्मा अंदर की चमक दमक में ही खो गई थी। हमारी बदसूरत सी बेटी के ऐसे नसीब भी हो सकते हैं, हम लोगों ने सोचा नहीं था। हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे कि अचानक अम्मा की नजर दाएं तरफ वाली दीवार पर लगी एक औरत की फोटो पर जाकर रुक गई थी। उसे देखते ही अम्मा के चेहरे के रंग बदलने लगे थे। वो कहने लगी कि जल्दी से घर चलो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तभी अंदर कमरे से एक औरत बाहर निकली, लेकिन वह पूरी तरह चादर में ढकी हुई थी। उसने अपना चेहरा भी छुपा रखा था। अम्मा जैसे तैसे खुद को संभाले बैठी हुई थी। उस औरत ने अपनी बहू को आवाज दी तो मेरी बेटी किसी रानी की तरह कमरे में दाखिल हुई थी। उसका रहन सहन देखकर दंग रह गई थी। वो तो कहीं से भी नहीं लग रही थी। मेरी यही बदसूरत बेटी है जिससे मैं इतनी नफरत करती थी। आज तो उसके चेहरे पर अनोखी ही चमक थी। बहुत सुंदर लग रही थी। अम्मा जल्दी से जल्दी यहां से जाना चाहती थीं, लेकिन चादर में छुपी हुई औरत बोली कि अम्मा की इतनी जल्दी भी क्या है, आप बैठे, कुछ देर में सारे लोग आ जाएंगे, सबसे मिलकर ही जाना। फिर वो औरत कहने लगी कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें हीरे जैसी बहू दी है। ये बहुत ही अच्छी है। इसने तो हमारे घर में आकर हमारे घर को 4 चांद लगा दिए हैं। उस औरत की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। क्या मैं सच में नेहा की मां हूं, जिसने कभी उसे प्यार से गले लगाया ही नहीं? हम लोग बैठे बातें कर रहे थे कि दरवाजे से एक लड़की दाखिल हुई। लड़की की गोद में बच्चा भी था जो बहुत काला और बदसूरत था, लेकिन उसको देखते ही नकाबपोश औरत ने उसे गोद में लेते हुए उसे प्यार करने लगी थी। मैंने तो मुंह दूसरी तरफ कर लिया था कि भला ऐसे बच्चे को कौन प्यार करता है। औरत मेरी तरफ ही देख रही थी।
फिर वो एकदम उठी और बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं ऐसे उछली जैसे कोई सांप मेरी गोद में गिर गया हो। वो बोली, अरे क्या हुआ? अपने खून से कौन दूर भागता है? मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई कि मेरी बेटी 3 महीने में ही कैसे मां बन सकती है। लेकिन मेरी बेटी की सास कहने लगी कि नानी बनने के लिए तो आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप दादी बन चुकी हैं। उस औरत की बात सुनकर मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, यह आप क्या कह रही हैं? वो कहने लगी, यह आप ही का खून है, मतलब कि आपका पोता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो राहुल मेरे पीछे खड़ा था और जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं आगे बढ़ी और उससे पूछा कि तुम्हें यही मुंह काला करना था। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, उस औरत ने अपने चेहरे पर पड़ी चादर हटा दी थी। मेरी सांस उसे देखकर एकदम से दंग रह गई। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या है। मैं बोली, अम्मा जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ बताएं। मेरे सास ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तो जाने अनजाने अपने सास के ही नक्शे कदम पर चल रही थी, बल्कि मैं तो अपनी सास से भी गई गुजरी थी। मैंने तो खुद की अपनी बच्ची को ही अपनी नफरत का निशाना बनाया था। मेरी सास ने बताया कि उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। तीनों ही बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। उनके घर में काम करने वाला एक नौकर था जिसकी पत्नी बच्चे की पैदाइश पर मर गई थी और उसने अपनी छोटी सी बच्ची को अपने सीने से लगाकर पाला था। लेकिन वह बच्ची बहुत ही काली और बदसूरत थी। लेकिन फिर भी मेरी सास का नौकर रामू अपनी बच्ची को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। एक दिन रामू ज्यादा ही बीमार पड़ गया। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब उसने अपनी 7 साल की मासूम बच्ची अंजू को मेरी ससुर के हवाले करते हुए कहा था कि मेरी इस बच्ची का आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बाद बस इस बच्ची का ख्याल रखना, भगवान आपको इसका फल जरूर देगा। और मेरे ससुर ने अपने नौकर की बच्ची अंजू को गले से लगा लिया था और रामू को विश्वास दिलाया था कि मैं अंजू को अपनी बच्ची की तरह पालूंगा। लेकिन मेरी सास को अंजू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह बहुत ही काली और बदसूरत थी। जब मेरी सास के बच्चों के साथ अंजू खेलती तो वह अलग ही दिखाई देती थी। ज्यादातर लोग अंजू को मेरी सास की ही बच्ची समझते थे और मेरी सास को बहुत ही हैरान होकर पूछते, क्या यह भी आपकी बच्ची है? मेरी सास को मजबूरन अंजू को अपनी ही बच्ची बताना पड़ता था, क्योंकि मेरे ससुर ने सख्ती से कह रखा था कि अंजू आज से हमारी ही बच्ची है। लेकिन मेरी सास किसी भी तरह अंजू को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और फिर उन्होंने एक दिन एक भिखारी की गोद में अंजू को डाल दिया। साथ ही ढेर सारे रुपए भी डाल दिए। कहा, इसे अपने साथ ले जाओ और उसकी परवरिश करना, वापस इसे कभी मेरे घर मत लेकर आना। और जब मेरे ससुर को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत ही सदमा लगा था। उन्होंने मरते हुए रामू से वादा किया था कि वह इस बच्ची का ध्यान रखेंगे, लेकिन मेरी सास ने उनका यह मान तोड़ दिया था। मेरे ससुर गुस्से से वह घर छोड़कर चले गए और आज तक लौट कर नहीं आए थे। मेरी सास ने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की और उनकी शादियां की। लेकिन मेरी सास को बाद में बहुत एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत गलत किया था। उन्होंने अपने पति को खो दिया था। अब रोज रो रो कर अपने पति से माफी मांगती हैं और उनके लौट आने की दुआएं करती हैं। और आज जब मेरी सास में नेहा की सास को देखा तो इसीलिए वह दंग रह गई थी, क्योंकि नेहा की सास अंजू ही थी। अंजू के चेहरे पर लगा वह बदसूरत दाग मेरी सास ने पहचान लिया था। मेरी सास ने जब यह कहानी सुनाई तो हम सब अपनी जगह हैरत से मुंह खोले, अपनी सास की यह कहानी सुन रहे थे। नेहा की सास आगे बढ़ी और वह मेरी सास से बोली, माँ जी, आपने मुझे जिस भिखारी को दिया था उसने मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला। भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी चमकाई कि आपके दिए हुए पैसों से उन लोगों ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और वह बाद में बहुत ही ज्यादा फला फूला। मेरी शादी हुई और फिर मेरे 2 बच्चे हुए। बेटा तो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन बेटी सांवले रंग की थी। लेकिन फिर भी मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी थी। बच्चे चाहे काले हों या गोरे, अपने माँ बाप की जान होते हैं। मेरी बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसमें आपका पोता राहुल भी पढ़ता था और वह मेरी बेटी से मोहब्बत कर बैठा। उन दोनों की शादी को काफी समय हो चुका है और उनका एक बेटा भी है। और जब राहुल ने मुझे बताया कि उसकी एक बहन है और उसके रंग रूप की वजह से उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती है, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैंने राहुल से उसकी बहन की फोटो मांगी। उसने पूरे फैमिली का फोटो दिखाया था, जिसमें मैंने सब लोगों को देखा
तो राहुल की दादी को पहचान लिया था। मैंने उसी समय फैसला किया कि मैं अपने बेटे से राहुल की बहन की शादी करूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को अतीत फिर से दोहराया जाए और पता नहीं नेहा को पीछा छुड़ाने के लिए किसके पल्ले बांध दिया जाए। आज मैं नेहा को अपनी आंखों का तारा बनाकर रखती हूँ। मेरा बेटा भी नेहा से बहुत मोहब्बत करता है। मेरी सास तो नेहा की सास के कदमों में गिर गई थी। कहने लगी, अंजू, मुझे माफ कर दो, एक तुम ही हो जो मेरे पति को वापस बुला सकती हो। आज 42 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे सिर्फ एक बार कहने से ही वह वापस आ जाएंगे। और फिर नेहा की सास ने मेरी सास को माफ कर दिया। उन्होंने उसी समय फोन करके मेरे ससुर से कहा कि वह सबको माफ कर दें और घर वापस आ जाएं। मेरे ससुर ने भी मेरी सास को माफ कर दिया था और उन्होंने आने का वादा किया था। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ था कि मैंने अपनी बच्ची का बचपन कितनी बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया। लेकिन अब मैं यह गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैंने अपने पोते को सीने से लगा लिया। भले ही उसका रंग सांवला था, वह बदसूरत था, लेकिन मेरा खून था, मेरा पोता था। मैं राहुल को और अपनी बहू को अपने घर ले आई। हमारी फैमिली में अब खुशियां ही खुशियां थीं। नेहा अपने परिवार में खुश थी और मेरा बेटा राहुल अपनी पत्नी के साथ खुश था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं, जिसे देखकर मेरा दिल गदगद हो जाता है। लेकिन आज भी जब उस पागल के बारे में याद करती हूँ जिसने मुझे एहसास दिलाया था कि जाकर अपनी बेटी की खैर खबर ले, तो आज भी मेरा दिल कांप जाता है। हो ना हो वह भगवान के द्वारा भेजा गया कोई दूत था, जिसने मुझे मेरी गलती का एहसास कराना था और मेरी सास को भी माफी का मौका देना था। तभी तो भगवान ने यह लीला रचाई थी और पागल के भेष में अपना एक दूत मेरे दरवाजे पर भेजा था। मैं अपने भगवान का धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।